नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ए के बघेल। और आज हम बात करेंगे कि भगवान ने इस खूबसूरत दुनिया को बनाया है और इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए सबसे ज़रूरी होती है हमारी आँखें। इसीलिए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर कुंवर गौरव, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में, और ये स्पेशलिस्ट हैं विट्रियो रेटिना के। और डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और आज का जो मेजर टॉपिक हमने लिया है वो लिया है मोतियाबिंद के ऐसे केस जो ऑपरेशन होने के बाद भी जिसमें आँख की रोशनी नहीं आती है। मरीज को अक्सर ये कह दिया जाता है कि आपका लेंस ठीक है, लेकिन आपकी आँख में अब दोबारा ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है, आँख का पर्दा हट गया, आँख में सूजन आ गई है। तो ऐसे मरीज करें तो क्या करें? डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए प्लीज़। हाँ, ये तो एक बहुत कॉमन समस्या है, क्योंकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो देखिए अब आँखों की सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाली सर्जरी है, ठीक है। और ज़्यादातर लोग जो थोड़ा सा उम्र दराज होते हैं, कुछ समस्याओं से ग्रसित होते हैं, तो अपना आँख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो उनको कराना ही पड़ता है। अब लेकिन मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि एक बहुत ज़्यादा वैरायटी है सर्जरी के अंदर भी, और लाइक हॉस्पिटल्स क्या ऑफ़र कर रहे हैं उसमें भी। अगर आप देखेंगे तो कुछ हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे तो बहुत महंगे पैकेजेस, लाखों में पैकेजेस मिलते हैं ऐसे के, और यही ऑपरेशन फ्री में भी हो जाता है। कैंप में आप जाइए, फ्री में हो जाता है, यही ऑपरेशन लेंस भी लगता है। तो एक बहुत बड़ा वैरायटी है। जो टेक्निकल लोग नहीं हैं वो ये सोच सकते हैं कि भाई इतना महंगा ऑपरेशन कराने का क्या फ़ायदा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं मुझसे गलत तरीके से, ये भी सोच है। दूसरा ये भी लगता है कि फ्री में हो रहा है तो कहीं ऐसा नहीं कुछ इन्फीरियर क्वालिटी दी जा रही हो मुझे, ठीक है ना। तो एक ये भी चीज़ रहती है। और जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने के बाद भी किसी वजह से रोशनी नहीं आई, तो ये तो मैंने भी खैर देखा है, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऐसे मरीज कहाँ जाएं, कैसे करें, उनको वास्तव में कोई सही से ना उनको दिशा दे पाता है, ना उनको बता पाता है कि क्या करना चाहेंगे। वो अक्सर क्या होता है, एक डॉक्टर से मिले तो कुछ उनमें दवाइयाँ और आराम के लिए दे दी गई, फिर दूसरे डॉक्टर से मिले, रोशनी में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, और कई बार ऐसा मरीज को लगता है कि उन्हें पूरी बात बताई नहीं जा रही। बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऑपरेशन संबंधी कोई दिक्कत आ गई हो, ऑपरेशन ठीक ना हुआ हो, कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, है ना। कॉम्प्लिकेशन आप समझे कि किसी सर्जरी में जो हमारा प्लान था जिस तरीके से करने का वैसा ना हो पाया हो किसी वजह से। इसके अलावा लोग ये भी सोच सकते हैं कि लेंस अच्छी क्वालिटी का ना डाला गया हो, एक ये भी चीज़ लोग मरीज के दिमाग में आ सकती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, और मरीज उसका सही से उनको दिशा मिल पाती है, ना उनकी समस्या हल हो पाती है। तो ऐसे में अब ज़रूरत होती है ऐसे में एक विशेषज्ञ की, विशेषज्ञ जिसको हम बोलते हैं विट्रियो रेटिनल सर्जन। तो ये वो डॉक्टर है जो आँखों के पीछे के हिस्से पर भी काम करता है। मोतियाबिंद जैसे हम समझते हैं आँखों के सामने के हिस्से में होता है, और वहाँ पर नॉर्मली हम उसको मोतियाबिंद को निकाल के लेंस डाल देते हैं, और जो ये डॉक्टर है ये होता है पीछे के हिस्से का डॉक्टर। तो अब कई बार मोतियाबिंद करते समय या किसी कंडीशन की वजह से, या और कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से मोतियाबिंद अपनी जगह से हट जाता है, वो पीछे गिर जाता है ना, मोतियाबिंद सरक जाता है अपनी जगह से, या फिर लेंस सही तरीके से ना रखा गया हो जी, या फिर विट्रेस जो कि आँख के अंदर की जेली होती है जो कि पीछे रहती है वो आगे आ गई हो। तो इस तरीके के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आगे चल कर के पर्दे पे खचाव आ गया हो, पर्दे पे खून आ गया हो, पर्दे में इन्फेक्शन हो गया हो, ये बहुत सारे, पर्दे में सूजन आ गई हो, इस तरह के तमाम तरह के कारण हैं जिसकी वजह से ऐसे मरीजों को वो रोशनी जो उन्हें चाहिए वो नहीं मिल पाती, है ना। तो इसमें क्या मरीज रिलेटेड कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एज, ये सब भी मैटर कर सकता है? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको पहले से शुगर है, आपको पहले से बीपी है, तो आप उन सर्जरीज में आएंगे जिसको आप हाई रिस्क सर्जरी कह सकते हैं, जिनमें कि कॉम्प्लिकेशन होने का भी चांस ज़्यादा है, साइड इफ़ेक्ट्स होने का भी चांस ज़्यादा है। इसको कुछ हद तक हम पहले से अच्छे से अगर पर्दे की जांच कराएं तो काफ़ी हद तक उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कई बार होता है कि कैंप में सर्जरी हो गई या किसी वजह से पीछे का पर्दा देख नहीं पाए, मोतियाबिंद ज़्यादा था, ऐसा भी होता है, और ऑपरेशन कर दिया गया, लेंस डाल दिया गया। अब लेंस जब पड़ गया, रोशनी नहीं आई,
अब फिर वो देखा जाता है पर्दा, तो पता चला जो आंखों का पर्दा है, रेटिना बोलते हैं जिसको हम लोग, वो ही सबसे मेन एक चीज़ है जहाँ से रोशनी की आप जड़ समझें उसको, जी है ना। तो वहाँ पर अगर दिक्कत है तो रोशनी नहीं आएगी ना। अगर हम बैठे हैं, ट्यूबलाइट जल रही है तो इसलिए जल रही है क्योंकि पीछे से कनेक्शन है। अब आपका कनेक्शन नहीं है तो फिर ट्यूबलाइट नहीं जलेगी। तो आप कितनी महंगी ट्यूबलाइट लगा लें, तो आप लेंस कैसा भी लगाएं, अगर पीछे पर्दा अगर अच्छा नहीं है आपका तो उसमें रोशनी नहीं आएगी। अच्छा, ये बताइए कि क्या इस चीज़ का ऑपरेशन अब बरेली में संभव है या मरीज को दूर दराज दिल्ली या बम्बई या चेन्नई भागना ही पड़ता अभी भी? हाँ अमित, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि ये सारे जो ऑपरेशंस हैं, ये सारे जो इलाज हैं जो कि पहले बरेली में संभव नहीं थे, अब हम सब चीज़ें बरेली में कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ कर रहे हैं। मुझे ये बताने में आप सबको बहुत खुशी है कि इस तरीके की सारी दिक्कतों का सॉल्यूशन अब हम कर रहे हैं यहाँ। अच्छा, मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर गौरव जो हैं वो बरेली के चुनिंदा विट्रियो रेटिना स्पेशलिस्टों में हैं। यहाँ पर अभी भी इस तरह की जो स्पेशल हाई लेवल की सर्जरीज हैं वो डॉक्टर साहब करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है या मरीज को बहुत दिन भर्ती रहना पड़ता है? कई मरीज जानना चाहते हैं कि रूटीन में कितने दिन भर्ती रहना होगा, कितना खर्चा होगा, थोड़ा ग्रॉस आइडिया बता देंगे तो। देखिए, खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ख़ास तौर पे हम अगर अपने स्थान की बात करें, श्री राममूर्ति मेडिकल कॉलेज बरेली में, तो खर्चा कई बार आपके मोतियाबिंद के होने वाले खर्चे से भी कम भी हो सकता है। और ये डिपेंड करेगा बहुत सारे कारणों में, कि जैसे कि क्या स्थिति पर्दे की है, क्या लेंस जो लगाया गया है वो सही तरीके से फिट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या कोई और कॉम्प्लिकेशन है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे कारणों के ऊपर डिपेंड करेगा जो फाइनल खर्चा है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये खर्चा बिल्कुल अफोर्डेबल है और एक सामान्य व्यक्ति भी इसको अफोर्ड कर सकता है। और जिन लोगों के पास कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है या किसी भी अन्य तरीके का कार्ड है, तो उनको उस पूरा फ़ायदा उससे मिलेगा, कुछ भी खर्चा उनका नहीं आएगा। तो मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे कहूँगा, अगर आपको इस तरह कोई समस्या है और आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नीचे नंबरों पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और डॉक्टर साहब आपकी पूरी मदद करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी है फ़ोन। फ़ोन बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, सबके फ़ोन में कुछ ना कुछ चल रहा है। बच्चा है तो वो हो सकता है पोको या टीवी कार्टून देख रहा है, बड़ा है तो वो टिकटॉक चला रहा है, इंस्टा चला रहा है, और बड़ा है तो न्यूज़ देख रहा है और पॉलिटिकल या रिलीजियस इश्यूज़ देख रहा है। तो आँखों के लिए ऐसे में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और उसके लिए क्या क्या सावधानी हो सकते हैं, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। तो पहली चीज़ तो बच्चे और बच्चों के मम्मी पापा कई बार सभी ग्रसित होते हैं इस बीमारी से, निश्चित तौर पे। तो उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि एक मैच्योर्ड आदमी के ऊपर तो शायद उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे के ऊपर तो डेफिनेटली इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। बच्चों की आंखों में एक हम लोग बोल रहे हैं मायोपिया एपिडेमिक आ गया हुआ है इसकी वजह से। मतलब आप सामान्य भाषा में ये समझें कि चश्मे की नंबर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत कम उम्र में लग रहे हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एपिडेमिक की तरह, मतलब महामारी की तरह फैला हुआ है। हर बच्चा जो हमारे पास आ रहा है कहीं ना कहीं इस चीज़ से अफेक्टेड हो करके आ रहा है। आज से 5 साल पहले हम ये देखें तो इतना ये कॉमन नहीं था, बट आज की डेट में जैसे मैंने बताया महामारी की रूप ले चुका है और इस पर बहुत ज़्यादा तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा, किसी भी तरीके से अपना भी और अपने बच्चों का भी मोबाइल का टाइम लिमिट करिए। कम से कम अपने बच्चों का तो करिए ही करिए, और उसमें समय आप ये मान के चलें कि 2 घंटा मैक्सिमम लिमिट जी, 2 घंटा मैक्सिमम लिमिट। इससे अगर ज़्यादा हो रहा है, रूटीनली हो रहा है, तो दुष्प्रभाव को आपने आमंत्रण दे दिया, अब वो आपके घर आएगा। जी जी, ठीक है। तो 2 घंटा मैक्सिमम लिमिट, वो भी एक साथ नहीं। 2 घंटा अगर आपको देखना है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, कुछ ऐसा है जो कि आप, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ तक हो सके लैपटॉप का इस्तेमाल करें, बड़े स्क्रीन टीवी स्क्रीन का इस्तेमाल करें, मोबाइल का इस्तेमाल जहाँ तक हो सके उसको लिमिट करें। और अगर करना भी पड़े तो 2 घंटे की लिमिट रखें अच्छी तरीके से बैठ करके, और उसके बाद मोबाइल की जो लाइट्स है उसको एडजस्ट करके, और उसमें फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेकर के, लाइक 20 मिनट के बाद हम लोग एक रिकमेंड करते हैं कि 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का कम से कम ब्रेक लिया जाए। 20 बार अपनी आंखों को झपकाएं
और हो सके तो 20 फुट दूर की चीज़ों को देखें, ताकि एक आँख को बीच में एक रेस्ट मिले, रिकवरी का टाइम मिले। जी। तो उसको आप नियम में लाएं, अपने साथ भी करें और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। वैसे डॉक्टर साहब की सलाह पर मैंने भी अपने बच्चों को फ़ोन से हटा के वही कार्टून मैं टीवी पे दिखाता हूँ कि देखिए बच्चे हैं नहीं मानते, मैं खुद नहीं, कई सारे काम होते हैं बच्चे को नहीं बता सकता, तो लेकिन मैं कार्टून चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा टीवी पर देखे जो कम से कम 10 से 15 फुट की दूरी पर हो। अब डॉक्टर साहब बात करेंगे लेसिक ऑपरेशन की। अक्सर बच्चों की आंखों पे चश्मा चढ़ ही जाता है, चाहे पढ़ाई से हो या किसी जेनेटिक कारण से हो। तो लेसिक के बारे में बताइए कि ये ऑपरेशन कितना सफल है और इसको आप लोग कितनी आसानी से हम मरीज में कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? देखिए, लेसिक के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अब वो हम उस दौर में आ चुके हैं जहाँ टेक्नोलॉजी अब 100% एक्यूरेट नहीं है, 102%, 110% एक्यूरेट है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग वो विजन दे पा रहे हैं जो कि चश्मे से भी नहीं दिया जा सकता था। तो अब ये एक पूरी तरह से सेफ सर्जरी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि चश्मा ना आपको लगाना पड़े, आपकी रिक्वायरमेंट है या आपकी इच्छा है कि आप चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल, एक निश्चित समय सीमा होती है उसकी, और एक सीमा आपके नंबर की भी होती है। लाइक कितना नंबर आप उसको किस विधि से हटा सकते हैं। आपका चश्मा नंबर हटाने की भिन्न भिन्न प्रकार की विधि हैं। लेसिक उनमें से एक है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है आजकल, लेकिन उसमें कितना आपका जो कॉर्निया है, जो आपकी आंखों की पुतली है, उसकी मोटाई कितनी है, आपका चश्मे का नंबर कितना है, आपकी एज क्या है, आपका कोई और साथ में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है आपको आंखों की पुतली से संबंधित, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर सब चीज़ें ठीक हैं तो बहुत ही अच्छा लेसिक से रिजल्ट हमको आजकल मिल पा रहा है, और बिल्कुल करा सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ एज लिमिट भी है कि कम से कम इतने साल का बच्चा होना चाहिए, या हम छोटे बच्चों को भी कर सकते हैं? हाँ, एज लिमिट तो हम 20 साल की एक अप्रॉक्सीमेट ज़रूर मानते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका नंबर जो है आप लगा रहे हैं वो स्टेबल होना चाहिए, है ना। स्टेबल का मतलब कुछ समय के लिए वो नंबर बढ़ नहीं रहा है, ये आप मेक श्योर कर लें। आपका डॉक्टर भी मेक श्योर करेगा, तभी वो लोग आगे की स्टेप्स पे जाएंगे। लेकिन अगेन मैं बोलूँगा कि डिपेंड करेगा आपकी कॉर्निया की थिकनेस पर, आपकी कोई और कंडीशन तो नहीं है, मेडिकल कंडीशन आंखों से रिलेटेड तो नहीं है। इसके अलावा कितना नंबर हमको हटाना है, वो कैसा नंबर है, वो क्या वो सिलेंडर है, क्या वो स्फेरिकल है, कितना नंबर है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर फैक्टर्स पे अगर वो सारे फैक्टर्स सेटिस्फाई होते हैं तो बिल्कुल लेसिक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। यानी कि ये चश्मा जो है, अगर बाकी सारे फैक्टर हैं तो आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से बात करके, डॉक्टर की सलाह से उसका ऑपरेशन करके छुड़ा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा फैको के बारे में बताइए, फैको क्या है, कैसे इसको करते हैं? फैको सामान्य तौर पे जो आजकल मोतियाबिंद के ऑपरेशन हम लोग किए करते हैं वो फैको विधि द्वारा करते हैं। तो उसमें एक मशीन का हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम फैको इमल्सिफिकेशन मशीन यूज़ करते हैं। तो उसका मेन फ़ायदा क्या है, मुख्य तौर पे फ़ायदा क्या है, जैसे हमने अभी पहले बात करी थी ना कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो फ्री में भी होता है। बिल्कुल। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन 1 लाख रुपए या उससे भी ऊपर में भी होता है। तो उसमें फ़र्क क्या है? उसमें एक ये फ़र्क है कि जो हम मशीन यूज़ कर रहे हैं वो कितनी एडवांस है, हम उससे कितना सेफ तरीके से और कितना कम चीरा लगा करके हम वो काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमारा जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है जिसमें हम चीरा लगाते हैं आँख के अंदर, तो वो 5 से 6 mm तक एक एवरेज उसका साइज़ रहता है। तो आप समझें कि आँख के ऊपर इतना इंसिजन का फिर उसका अपना हीलिंग टाइम है, और उसका अपना एक एस्टिग्मेटिज्म आता है, आँखों के ऊपर एक चश्मे का नंबर आता है जब भी वो इंसिजन दिया जाता है। तो फैको इमल्सिफिकेशन में छोटे से चीरे के साथ में, बिल्कुल ना के बराबर पता चलने वाले चीरे के साथ में यही काम हम कर सकते हैं, मशीन से कर सकते हैं, बिल्कुल सेफली कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि आपको बेहतर विजन की क्वालिटी मिलती है हर बार, कंसिस्टेंट, और तुरंत आप अपने नॉर्मल रूटीन में जा सकते हैं वापस। नहीं तो आपको याद होगा कि जैसे आज से कुछ साल पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन मतलब लोग महीनों तक रेस्ट करते थे, महीनों तक प्रिकॉशंस कर सकते थे। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। फैको इमल्सिफिकेशंस हम लोग टॉपिकल यानी कि ड्रॉप्स द्वारा सुन करके भी हम कर सकते हैं। उसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई पट्टी नहीं लगती, कोई लाली नहीं, कोई दर्द नहीं। तो बिल्कुल बहुत ही कम समय में 5 से 10 मिनट में या 15 मिनट में सर्जरी को हम सेफली कर सकते हैं।
और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं हर बार, ये इसकी मेन इम्पोर्टेंस है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आँखों के डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अब आपके चश्मा नहीं है, तो मैं अपने व्यूअर्स को ये पूछना चाहता हूँ कि कैसे आप अपनी आँखों का ध्यान रखते हैं ताकि एक हेल्दी आदमी जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो इन सब चीज़ों से बचा रहे और आँखों की रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अच्छी रहे। तो उसके लिए देखिए, सामान्य तौर पे जो हम लोग तो उस एरा में पड़े हुए जब मोबाइल हमारे सामने था नहीं, तो एक शायद ये भी कारण था कि हमको चश्मा लगा नहीं। ठीक है, तो टीवी भी देखते थे तो लाइट नहीं आती थी, तो थोड़ा बहुत टीवी देखा, तो एंटीना लगा कि नहीं लगा, तो थोड़ा बहुत टीवी देखा करते थे हम लोग। बाकी तो हम लोग खेल खालने में ही अपना समय निकालते थे। जी जी जी। तो एक ये भी कारण रहा। फिर उस समय का जो खाना पीना था, जो चीज़ें थी, लाइक वो तो अब आप समझ ही रहे हैं कि अब काफ़ी हद तक सब कमर्शियल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ों से लोग दूर हो रहे हैं। बच्चे भी पिज़्ज़ा बर्गर ऐसे फास्ट फूड के चक्कर में जा रहे हैं, फास्ट फूड पे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि हमारे समय पे जब हम छोटे थे तो माँ बाप दादा दादी सब घर के बड़े बूढ़े बताते थे कि बादाम खाया करें, ये आँखों के लिए अच्छा है। जी जी नींबू खाएं, आंवला खाएं, ये आँखों के लिए अच्छा है। मक्खन खाएं, वो आँखों के लिए अच्छा है। तो आप देख रहे हैं, आप ये सब चीज़ों से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। तो उसका फ़र्क पड़ रहा है। दूसरा, मोबाइल जैसी चीज़ें हैं और हमारा इन्वायरमेंट है, जैसे अब स्मोक से ज़्यादा एक्सपोजर है, हमारा डस्ट से ज़्यादा है, तो ये सब भी कारण है। इसके अलावा अगर हम आए मिडिल एज में या उससे ऊपर की एज के लोगों में, तो शुगर, जो कि डायबिटीज़ एक बहुत मुख्य कारण है जिसके कारण कि लोगों की आँखों की दृष्टि जो है कम हो रही है। ब्लड प्रेशर, जो कि बहुत कॉमन है आजकल, वो एक कारण है। इसके अलावा भी जो सामान्य आँखों से संबंधित जैसे शरीर की बीमारियां हैं, वो भी अपना असर आँखों पे ज़रूर डालती हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जैसे गुलाब जल है या पानी से आँखों को बार बार धोना है, वो अच्छा है, क्या आप भी इसको सहमत हैं इससे? नहीं, गुलाब जल और बाकी आँखों में जब तक ज़रूरत ना हो तो कुछ भी ना डाला जाए, ये मेरी सलाह है। यानी कि खान पान अच्छा रखा जाए, फ़ोन से दूर रहें, आउटडोर एक्टिविटी में बच्चों को इन्वॉल्व रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ओवरऑल बच्चे की हेल्थ अच्छी है तो आँखों की रोशनी ज़्यादातर तक बेहतर रह सकती है। बिल्कुल, खाने पीने का ध्यान रखें, मोबाइल से दूर रहें, और किसी भी तरह की बिना अपने आँखों के डॉक्टर को दिखाए बिना आँखों में कुछ भी उपयोग ना करें, वही सबसे बेहतर है। तो मेरे व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास आपको या आपके किसी परिचित को आंखों से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम डॉक्टर गौरव से समय निकलवा कर आपको कंसल्ट करवाएंगे। अन्यथा आप यहां पर राममूर्ति मेडिकल कॉलेज बरेली में आकर भी उनको कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप आए, आपने समय दिया हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।